तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में हम बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ ही चुके हैं। आज हम नई कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड, जो होगा एग्जाम्पल नंबर 7.7, 7.8 और 7.9। और इसमें जो 7.8 और 7.9 है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन एग्जाम्पल को आप प्लीज़ देखें और इस वीडियो को स्किप ना करें। तो एग्जाम्पल नंबर 7.7 क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें क्या है, फॉर सर्किट यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर। बोले एक कुछ सर्किट है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अ लो पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन एक्सप्लेन। क्या बोल रहा है, फॉर सर्किट यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर, ऐसे सर्किट जो इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अ लो पावर फैक्टर इंप्लाइज, बोला अगर पावर फैक्टर लो हो जाए, इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। उसने क्या बोला, अगर पावर फैक्टर लो हो जाए तो जो पावर का जो लॉस होगा ना वो लार्ज हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाता है। ये चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। आपके पास एक सर्किट है, देखो क्वेश्चन को दोबारा समझो। आपके पास एक सर्किट है और बोल रहा है उस सर्किट का अगर पावर फैक्टर लो हो जाए ना, कम हो जाए, तो उस सर्किट का जो पावर जो होगा वो ज्यादा लॉस होगा। ठीक है ना, इस चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना कि कैसे ऐसा होगा, कि पावर फैक्टर लो होने से उस सर्किट में पावर लॉस कैसे ज्यादा होगी, वो चीज आपको समझानी है। दूसरी चीज, पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इंप्रूव बाय यूज ऑफ द कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट एक्सप्लेन। अब बोला पावर फैक्टर को इंप्रूव भी किया जा सकता है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बोला कैपेसिटेंस को अप्लाई करके, हम कैपेसिटर वहां पे लगा के हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उस चीज को यहाँ पे समझने की आपको कोशिश करनी है। तो देखो वैसे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके लिए एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरीके से देखी है, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना। तो आंसर हम लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखने का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक अगर पावर फैक्टर लो हो जाए, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले पावर फैक्टर को हम क्या कहते हैं, तो पावर फैक्टर देखो एक्चुअल में जो पावर का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई करके इस तरीके का पावर का फॉर्मूला हमने जब पावर इन एसी सर्किट वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें ये पावर का फॉर्मूला निकल के आया था एसी सर्किट में। अब जो पावर फैक्टर होती है ना, देखो जो पावर फैक्टर होता है उसको कॉस फाई बोलते हैं। कॉस फाई को पावर फैक्टर ही तो बोलते हैं, तो कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। अब अगर आप इस पावर फैक्टर को एक्सप्लेन करें कि पावर फैक्टर बोला उसने लो कर दो, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू कम कर दो तो सीधी सी बात है, देखो पावर फैक्टर की वैल्यू लो करोगे तो पावर का कंजप्शन जीरो होगा ना। देखो सीधी सी बात है, जब पावर फैक्टर की वैल्यू आप क्या करोगे, लो करोगे, तो क्या होगा, देखो cos फाई अगर कम हो गया तो पावर जो है यहाँ पे अपने आप कम हो जाएगी। और पावर अगर कम हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, देखो मैंने क्या बोला आपको, अगर पावर फैक्टर लो हो गया, पावर फैक्टर कम हो गया, यानी कि ये cos फाई की वैल्यू अगर अपने आप कम हो गई तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर भी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। अब पावर कम हो गई तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस करंट को इंक्रीज यहाँ पे करना पड़ेगा। और करंट आप जैसे इंक्रीज करेंगे ना, मैंने क्या बोला आपको, इफ द पावर फैक्टर इज लोअर्ड, पावर फैक्टर इज लोअर्ड मतलब पावर फैक्टर को अगर आप कम करते हैं ना, पावर फैक्टर इज लोअर्ड, द पावर विल बी लेस। पावर कितनी हो जाएगी सर्किट की, बहुत कम हो जाएगी। और इन ऑर्डर टू मेंटेन पावर, इन ऑर्डर टू मेंटेन पावर ऑफ द सर्किट, पावर ऑफ द सर्किट है ना, इन क्या बोला मैंने, इन ऑर्डर टू मेंटेन पावर ऑफ द सर्किट यू हैव टू वी हैव टू इंक्रीज करंट। हमें इस आई आर एम एस की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो है जो सर्किट जो है ना उसमें पावर जो है ज्यादा क्या हो जाए, मतलब जितनी मेंटेन हो उसकी पावर जो है उसकी मेंटेन रह जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, अगर कॉस फाई पावर फैक्टर को आप कम करते हैं, मतलब पावर फैक्टर अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या लिखा कि पावर लॉस होता है, लार्ज पावर लॉस होता है। लार्ज पावर लॉस कैसे हो गया, देखो यहाँ पे, अब इतने तो आपको समझ में नहीं आया भी कि लार्ज पावर लॉस कैसे हुआ है, तो लार्ज पावर लॉस की बात करते हैं। देखो पावर फैक्टर अगर कम होगा तो क्या होगा, पावर कम हो जाएगी सर्किट की, पावर कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, देखो जो है उसमें से करंट बढ़ा देंगे, क्योंकि पावर भी मेंटेन करनी है सर्किट की, और सर्किट की पावर मेंटेन करने के लिए हम इस करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे। और जैसी करंट की वैल्यू को आप बढ़ाओगे ना तो H इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर, जो आपके पास आई आर स्क्वायर का आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला होता है ना, यही तो होता है, हीट इक्वल टू होता है आपके पास आई स्क्वायर आर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे हीट लॉस है, एनर्जी लॉस है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और एनर्जी लॉस होगा इसका मतलब पावर का लॉस भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है ना, ये आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको इस तरीके से देनी है कि cos फाई को अगर आप क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे, तो वहाँ पे जो है इस पावर को cos फाई डिक्रीज होगा तो पावर भी डिक्रीज होगी, और पावर को मेंटेन करने के लिए आपको इस IRMS की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और जब आप इस IRMS की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो सर्किट है उसमें ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, यानी कि पावर वहाँ पे क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो यानी कि वहाँ पे लार्ज पावर का क्या होगा, लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी चीज आपको इस तरीके से इतना इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये था ऑप्शन नंबर ए जो भी है 7.7 का। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उसको भी यहाँ पे हम लिखने का कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पावर फैक्टर कैन बी ऑफन बी इंप्रूव बाय यूज ऑफ कैपेसिटर, मतलब पावर
फैक्टर जो है ना उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं कैपेसिटर को यूज करके। कैसे बोला, एक्सप्लेन करके दिखाओ। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो cos फाइव पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, अगर आपको याद होगा तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z। ठीक है, ये फेजर डायग्राम जब हमने सॉल्यूशन करा होगा ना, वहां पे आप देखना फेजर डायग्राम सॉल्यूशन इस तरीके से था। देखो, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, सीधी लाइन खींच दो, यहाँ से एक लाइन मैंने ये खींच दी, ये वोल्टेज है ना। ठीक है, ये क्या है आपके पास VR, यानी कि इस तरफ रेजिस्टेंस हुई है और करंट भी इस तरफ, और इस तरफ जो था ना वो आपका VL और डिफरेंस VC इस तरीके से होता था, और यहाँ पे V होता था फाइनल वोल्टेज। अगर आपको फेजर डायग्राम याद होगा तो फेजर डायग्राम जो LCR सर्किट का था वो कुछ इस तरीके से था। ये वाली जो लाइन है वो VL डिफरेंस VC है ना, और ये V और ये VR। तो cos फाइव बराबर आपके पास क्या निकलेगा, देखो बेस, देखो ये वाला जो एंगल है ना ये 5 होता था वहाँ पे। तो cos फाइव बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया VR और हाइपोटेन्यूज हो गया V। तो आप cos फाइव कैसे निकलेगा, VR अपॉन V, और VR अपॉन V को आप सॉल्व करेंगे ना। देखो हम इसको सॉल्व करने का ट्राई कर लेते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपके लिए। तो मैंने किसकी बात करी आपको, cos फाइव की। मैंने बोला cos फाइव बराबर, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाया R/Z, R/Z। ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आपके पास इस तरीके से एक सर्किट होता है, जो आपके पास LCR सर्किट है उसका फेजर डायग्राम, इस तरफ VL डिफरेंस VC था, इस तरफ VR था। ठीक है, और इस तरफ आपके पास V था फाइनल वोल्टेज, और इसके बीच का एंगल जो है VR और V के बीच का एंगल फाइव था। अगर आप बात करें cos फाइव की तो फॉर्मूला तो यह है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये कहाँ से आया है इसकी बात करते हैं। cos फाइव बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपको ये दिख रहा होगा, हाइपोटेन्यूज से दिख रहा होगा। अरे VR जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है, रेजिस्टेंस जो है सर्किट में लगा हुआ उसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो VR का फॉर्मूला IR होता है, और ये जो V है ना इसका फॉर्मूला होता है IZ। ठीक है ना, तो ये I से I कटा तो देखो R/Z निकल के आ जाएगा। ये जो Z है ना आपके पास, इस Z को भी एक्सप्लेन करते हैं। ये जो Z होता है ना आपका, ये होता है √R² प्लस ऐसे ω/L माइनस 1/ω/C का होल स्क्वायर। मैंने इसका फाइनल फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया यहाँ पे, इस तरीके का फॉर्मूला होता है किसका, इंपीडेंस का। तो देखो cos फाइव बराबर R/Z है। ठीक, अगर आपको उसने क्या बोला, देखो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बोला पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का क्या मतलब है कि पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। इसका उसको इंप्रूव करने का यही तो मतलब होगा कि अगर आपके पास पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो तभी तो हम कहेंगे करके पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। और पावर फैक्टर की वैल्यू cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, अगर आपको याद होगा तो cos फाइव जो मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है, यानी cos फाइव की वैल्यू 1 आनी चाहिए। और 1 कब आएगी, देखो जब ये भी R हो जाए और ये भी R हो जाए, क्योंकि R से R कट जाएगा फिर, तभी तो 1 आएगी। तो ऐसा अब देखो ऐसा क्या हो जाएगा, देखो अब क्या कर देंगे हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे इंडक्टर की तो बात करी नहीं ना, तो इंडक्टर वाले टॉपिक को आपको यहाँ हटाना पड़ेगा। इंडक्टर वाला जो आपके टर्म है हटाना पड़ेगा, क्योंकि इंडक्टर की बात उसने यहाँ पे की नहीं है। तो केवल जो आपको बचेगा वो ऐसा बचेगा R² प्लस 1/ω/C का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है, यानी कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। तो मैक्सिमम उसकी वैल्यू कब आएगी, देखो जब Z इक्वल टू R हो जाएगा। और Z इक्वल टू अगर R हो गया तो यहाँ पे Z की जगह R लिख देंगे और R से R कट जाएगा, और तब जाके 1 वैल्यू वहां पे वो दे देगा। ठीक है ना। तो देखो Z की वैल्यू R कब आएगी, जब देखो आप यहाँ पे ध्यान देते हैं, जब इस C की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मान लो जब C क्या होगा, बहुत अधिक होगा। C क्या होगा, मैंने बोला C अगर मैक्सिमम होता है, C की वैल्यू मैक्सिमम होती है, सी की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाएगी तो 1/ω/C की वैल्यू कम हो जाएगी, अप्रॉक्स 0 हो जाएगी। देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे पास सी की वैल्यू मतलब अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है 1/C, और ये 0 के अकॉर्डिंग कब होगा, 0 के बराबर कब होगा ये, जब क्या कहते हैं आपके पास सी की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाए, मतलब मान लो सी की वैल्यू 500 आ गई, ये बहुत ज्यादा आ गई, तो इसका मतलब ये 1/500 जीरो के अप्रॉक्स हो जाएगा, जीरो के आसपास हो जाएगा। ठीक है ना। मैंने बोला सी की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो 1/ω/C की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। 1/ω/C की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो जेड की वैल्यू आर के अप्रॉक्स आप देख सकते हैं, यानी कि यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, सी हैव टू बी मैक्सिमम, सी हैव टू बी मैक्सिमम, और सी मैक्सिमम कब होगा, सी हैव टू बी मैक्सिमम फॉर जेड टेंड्स टू आर, जेड टेंड टू आर, कहने का मतलब सी को मैक्सिमम होना पड़ेगा जेड को आर को टेंड करने के लिए, यानी कि जेड आर के बराबर होने के लिए सी को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और सी मैक्सिमम कब होगा, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर सी इज कनेक्टेड इन द पैरेलल, देयरफॉर सी इज कनेक्टेड, सी विल बी कनेक्टेड, ऐसे लिख दो, सी इज कनेक्टेड इन द पैरेलल। सी को क्या करना पड़ेगा हमें, जो रजिस्टर आपके पास कैपेसिटेंस है इसको हम पैरेलल में जोड़ेंगे, क्योंकि पैरेलल का आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो पैरेलल में जो होती है वो इस तरीके से कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, यानी कि पैरेलल जोड़ते ही कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, कैपेसिटर इंक्रीज हो रही है मतलब मैक्सिमम हो रही है। तो सी अगर मैक्सिमम होगा ना आपके पास, तो मैंने आपको बताया 1/ω/C मिनिमम होगा, 1/ω/C मिनिमम होगा तो जेड आर को टेंड करेगा। ठीक है, सी हैव टू बी मैक्सिमम, सी मैक्सिमम कब होगा, जब सी मैक्सिमम हो जाएगा तो जेड आर को टेंड करेगा, जेड आर को टेंड करेगा तो cos फाइव इक्वल टू आर, और जेड की जगह आर रख देंगे, आर सार कट जाएगा, cos फाइव मैक्सिमम हो जाएगा, और पावर फैक्टर यहाँ पे आप इंप्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर यहाँ पे एक चीज और लिख दो, cos फाइव विल बी मैक्सिमम इन दिस केस, विल बी मैक्सिमम इन दिस केस, in this case
केस। और इन दिस केस में मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, आप बात की सिर्फ cos फाई के ब्रैकेट में, आप यहाँ पे ना ये cos फाई के यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख देना, पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। तो कैसे पावर फैक्टर को हमने इंप्रूव करा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपके एनसीईआरटी में तो कुछ सॉल्यूशन टाइप का दिया, लेकिन मैंने आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आए तो आप इसको जरूर क्या करना, लाइक करना या शेयर करना, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल होगा 7.8। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो था वह है 7.8, उसको करने का ट्राई करते हैं। अ साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट इन विच आर इक्वल टू भी आपको दे रखा है और एल इक्वल टू भी दे रखा है एंड सी इक्वल टू भी दे रखा है। आर मतलब रेजिस्टेंस हो गया, एल मतलब आप जानते हैं इंडक्टेंस हो गया, और सी मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस हो गया। फाइंड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, और दूसरी चीज बोलिए द फेज डिफरेंस बिटवीन द, पहला क्या है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, दूसरा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस बताना है। और जो लास्ट आपके पास चीज है वो आपके पास क्या बचता है, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट एंड डी एक और है द पावर फैक्टर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखानी है। तो हम पहले वाले उसकी बात करते हैं, पहले वाले ऑप्शन की, लेकिन पहले कुछ जो गिवन है वो सब आप यहाँ पे लिख देंगे। तो आपके पास जो जो गिवन है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। तो उसने क्या बोला, देखो सबसे पहले आपके पास जो आपका वोल्टेज है उसका पीक वैल्यू दे रखा है। पीक वैल्यू को हम V0 से डिनोट करते हैं, जितने भी आपको डेरिवेशन कराई होगी मैंने V0 से नोट करा होगा। ठीक है, तो 283 वोल्ट हो गई। आपके पास फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज करा हुआ है। ठीक है, एसी करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। और आपके पास रजिस्टेंस दे रखा है, उसको भी लिख दो 3 ओम, और कॉमा एल दे रखा है इंडक्टर 25.48 मिली हेनरी। और वन मोर थिंग, कैपेसिटर भी दे रखा है, कैपेसिटेंस भी 796 माइक्रोफेराड। और इस माइक्रोफेराड को भी आप 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके फेराड में चेंज कर दो। इसी तरीके से जो मिली हेनरी है ना, इसको भी आप 25.48 तो है ही नहीं, इंटू 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करो और इसको हेनरी में एच लिख दो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तो हेनरी में भी ये चेंज हो गया। तो आपके पास ये एल हो गया, ये सी हो गया, सारी वैल्यू निकल गई। सबसे पहली बात करते हैं, उसने बात करी थी आपके पास कि इंपेडेंस निकालना सर्किट का। तो इंपेडेंस सर्किट का कितना होता है आपको याद रखना पड़ेगा। एलसीआर सर्किट के इंपेडेंस का फॉर्मूला मैं आपको फेजर डायग्राम सॉल्यूशन करा चुका हूँ। वो होता है जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस इस तरीके से, वैसे तो ऐसा होता है देखो, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, लेकिन हम एक्सएल और एक्सी को अलग से कैलकुलेट करते हैं। पहले एक्सएल को कैलकुलेट करो। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, और ओमेगा एल मतलब क्या हो गया, देखो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी इंटू एल, और 2 इंटू पाई, पाई की आप सारी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके रख सकते हैं। पाई की वैल्यू रख दो 3.14, फ्रीक्वेंसी दे रखी 50 हर्ट्ज, एल की वैल्यू आपको दे रखी है ना कितनी, यहाँ पे लिख देता हूँ 25.48 इंटू 10⁻³ ये सारे नंबर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो एक्सेल की वैल्यू है ना वो अप्रोक्सीमेट निकल के आएगी आपके पास 8 या 7.9 ओम ऐसे करके। तो 8 ओम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सी की। इसी तरीके से आप एक्सी कैलकुलेट करोगे। एक्सी का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/ओमेगा c, ठीक है। एक्सी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, और जो एक्सेल था इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। 1/ओमेगा c मतलब 1/2 पाई एफ सी। आपने इस ओमेगा की वैल्यू रख दी फिर से 2 पाई एफ सी। ओमेगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं, इस ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, इस एंगुलर ओमेगा जो है इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब एक ही नाम। सारी वैल्यू आप हमें 2 की भी रखो, पाई की भी रखो 3.14, फ्रीक्वेंसी भी रखो 50 हर्ट्ज, और आपके पास सी की वैल्यू भी रखो 796 इंटू 10⁻�6। तो सारी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 4 ओम करके ये आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपको जेड कैलकुलेट करना है। तो जेड इक्वल टू, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है आर की। रेजिस्टेंस तो आपके पास दे रखा है देखो 3 ओम का, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी दोनों निकाल चुके हैं, 8 - 4 इसका भी स्क्वायर कर दिया। और ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे सॉल्व कर लेना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और आप इसको ऐड करोगे 25 आएगा। तो जेड इक्वल टू इंपीडेंस ऑफ द सर्किट 5 ओम इस तरीके से निकल के आ जाएगी। तो ये थी इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। इस तरीके से इंपीडेंस सर्किट की निकल जाती है। अब हम इसका ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। हमें फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है एलसीआर सर्किट में। तो आपको मैंने बी वाला ऑप्शन कराया है। देखो अगर आपको याद होगा तो हमने एलसीआर सर्किट जब पढ़ा था ना वहाँ पे, तो फेजर डायग्राम सॉल्यूशन में हमने लास्ट में ये भी पढ़ा था कि tan phi बराबर होता है एक्सएल डिफरेंस एक्सी अपॉन आर। तो इस फाई फेज डिफरेंस की बात कर रहा है कि वी और आई के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स, क्योंकि tan उस तरफ जाएगा तो एक्सएल डिफरेंस एक्सी अपॉन आर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आप वहां पे सारी वैल्यू पुट कर दो, क्या दिक्कत है इसमें। तो tan इनवर्स, ठीक, और एक्सएल की वैल्यू 8 आई थी, इसकी वैल्यू 4 आई थी, इसकी वैल्यू भी 3 दे रखी है आपके पास। तो tan इनवर्स 4/3 है, अप्रोक्सीमेट ऐसे निकल के आ गया 4/3। 4/3 मतलब ग्रेटर देन 1 इसकी वैल्यू आएगी लगभग, ठीक है ना। तो इतना ही इसका आंसर काफी है। बाकी वो tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू आपको देगा तो आप हमें पुट करके उसे दिखा दें, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या था।
ऑप्शन नंबर सी था हमारे पास, पावर की बात करी तो पावर इक्वल टू, अगर आपको याद होगा तो पावर वो भी 1 साइकिल की बात करी तो पावर जो होता है वो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर होता है, क्योंकि आई स्क्वायर आर होता है वैसे, लेकिन आपको पता है कि जो एसी सर्किट होता है उसमें जो करंट फ्लो होती है वो आर एम एस करंट ही फ्लो हो रही होती है, ठीक है ना। तो इसकी बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब इसने क्या बोला आगे, अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, जरा देखो। हाँ, अब हमें यहाँ पे आई आर एम एस तो दिया नहीं था ना, देखो आपको आई आर एम एस थोड़ी दे रखा है, आपको जो है ना क्वेश्चन में वो वी जीरो दे रखी है। देखो अगर आपको याद होगा तो आपको क्या दे रखा है, जो आपका क्वेश्चन है ना उसमें वी जीरो दे रखा है। पहले आप इसे पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर को ना आप वी के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो आपको अच्छे से पता होगा, देखो वी आर एम एस बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या, आई आर एम एस मल्टीप्लाई आर, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो, ठीक है, ये एरो लगा दिया, ठीक है। वी इक्वल टू आई आर, देखो फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, वी की जगह आपने वी आर एम एस लिख दिया, ठीक, और आई की जगह आई आर एम एस लिख दिया और ये आर हो गया। आपको क्या करना है, वोल्टेज का टर्म डालना है ना, क्योंकि वोल्टेज का टर्म चाहिए ही चाहिए, तब जाके तो आपका आंसर निकल के आएगा, क्योंकि आपके पास तो वी जीरो दे रखा है, आपके पास वोल्टेज ही दे रखी है, तो वोल्टेज का टर्म वहां पे डालना पड़ेगा आपको। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे वी आर एम एस कैसे आएगा, तो आप क्या करें, यहाँ पे से आई आर एम एस की वैल्यू निकाले, कितनी आएगी, देखो आई बराबर वी अपॉन आर, तो वी आर एम एस अपॉन आर करके निकल जाएगा। तो आई की जगह आप यहाँ पे रख देंगे ऐसे, देखो वी आर एम एस, आई की जगह क्या रखेंगे आप, वी आर एम एस अपॉन आर, और इसका होल स्क्वायर हो गया और ये आर हो गया। तो इस तरीके से आपके पास एक आर से एक आर कैंसिल भी होगा, आपके पास बचेगा वी आर एम एस स्क्वायर आर अपॉन, सॉरी वी आर एम एस स्क्वायर आर, आपके पास इस तरीके से बच जाएगा, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, ध्यान रखना है। तो आपके पास पी का जो फॉर्मूला बचा वो क्या बचा आपके पास, वी आर एम एस स्क्वायर, देखो अच्छा ये देखो, ये वाला आर तो कैंसिल हो गया था ना, यहाँ नहीं बचा आर, आर कहाँ बचा है, यहाँ बचा है अपॉन में ना, इस तरीके से ना। थोड़ा सा जो गड़बड़ हो जाती है उसको आप ध्यान रखना है ना, कभी कभी हो जाता है ऐसा, मिस्टेक हो जाती है, तो आपको ध्यान रखनी है। क्या करा मैंने, देखो यहाँ पे वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा और एक आर से एक आर यहाँ पे कटेगा, तो एक आर बच जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो आपको जो पी का फॉर्मूला बचेगा ना वो बचेगा वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। जनरल से मैथ है, थोड़ा सा गलती होगी तो आप अलग से कर सकते हैं। देखो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, पी इक्वल टू वी बाई आर का होल स्क्वायर, ऐसा था ना यहाँ पे, वी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक। तो P इक्वल टू मैंने क्या बोला, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई ये वाला आर, इस आर से ये आर कैंसिल हुआ एक, तो वी स्क्वायर अपॉन आर बच गया। आपके पास जो है वी जीरो दे रखा है, वी जीरो दे रखा है आपके पास 283 वोल्ट, अगर आपको ध्यान होगा, लेकिन आपको वी आर एम एस तो नहीं दिया ना, तो आपको वी आर एम एस की वैल्यू पहले कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी कि वी आर एम एस की वैल्यू कितनी होगी। तो वी आर एम एस की वैल्यू के लिए भी आपको एक चीज बताता हूँ कि वी आर एम एस की वैल्यू यहाँ पे कैसे आती है। तो वी आर एम एस को कैलकुलेट करने का हम ट्राई करते हैं फिर से। तो ऑप्शन नंबर सी जो था हमारे पास, उसमें हमें क्या कैलकुलेट कर रहे थे हम, पी इक्वल टू हम कैलकुलेट कर रहे थे, पावर कैलकुलेट कर रहे थे, उसका फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के दिखाया, पी इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, ये भी पावर का एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला और था पी इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर। लेकिन इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास वी जीरो दे रखा था, वी जीरो आपके पास दे रखा है 283 वोल्ट, ठीक है ना, 283 है ये, 283 वोल्ट दे रखा है। तो आपको याद करना पड़ेगा, पहले वी आर एम एस कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला था, वो था वी जीरो अपॉन रूट टू, ठीक है ना। वी जीरो जो है पीक वैल्यू है वोल्टेज की, आप रख दो यहाँ पे 283 अपॉन रूट टू। तो देखो वी आर एम एस की वैल्यू आप मैंने यहाँ पे रख दी, देखो वी आर एम एस इक्वल टू वी जीरो अपॉन रूट टू होता है। आपको ये फॉर्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू वी आर एम एस की यहाँ रख दो, तो पावर इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 283 अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर, क्योंकि वी आर एम एस की वैल्यू रख दी, और इंटू आर, और 1 अपॉन आर, आर आपके पास मेरे ख्याल से 3 ओम दे रखा है, तो आप उसको 3 ओम इस तरीके से वहां पे पुट कर देंगे। अच्छा सॉरी, देखो एक चीज गड़बड़ हो गई, एक चीज क्या गलत हो गई, यहाँ पे जो आर होगा ना एलसीआर सर्किट का, आर नहीं होगा, वो तो इंपीडेंस होगा ना जेड, क्योंकि यहाँ पे टोटल एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं, तो ये जेड आएगा भाई। इतनी इसी गलती और होगी, इस गलती को थोड़ा सा आप सुधार लें। मैंने क्या बोला कि आर तो होगा नहीं, रेजिस्टेंस की तो बात करेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि पावर की बात कर रहे हैं पूरे एलसीआर सर्किट की। तो क्या होगा, देखो पावर इक्वल टू वी अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। अब आर थोड़ी होता है यहाँ पे एलसीआर सर्किट के लिए, एलसीआर सर्किट के लिए तो जो रेजिस्टेंस होती है ना वो इंपीडेंस होती है, इसलिए यहाँ पे इंपीडेंस रखनी है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस नहीं आएगी, रेजिस्टेंस तो वाले सर्किट में आएगी जिसमें केवल रेजिस्टेंस हो। ये सर्किट तो एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट में तो रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे इंपीडेंस आती है सर्किट की जेड। तो आप जेड की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, पहले आप इसका स्क्वायर करें, 283 मल्टीप्लाई 283 अपॉन रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू आपने 5 इस तरीके से यहाँ पे पुट कर दी है। अब आप ये सारी वैल्यू सॉल्व कर दे, तो आपको सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो पावर का कुछ आंसर निकल के आ जाएगा, और पावर का जो भी आंसर आएगा आप इसको वॉट इस तरीके से वहां पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए था, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने होना था, तो हमने पावर भी इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन जो आपके डी बचा था, उसमें पावर फैक्टर भी पूछा है कि पावर फैक्टर कितना होगा भाई। तो पावर फैक्टर जो होता है वो आपको अच्छे से पता होगा कि cos फाई होता है, cos फाई को हम पावर फैक्टर बोलते हैं, और फाई की वैल्यू आप अभी कैलकुलेट कर भी चुके हैं, कितनी आई थी फाई की वैल्यू। तो फाई की वैल्यू आपके पास जो आई थी ना, कॉस और फाई की वैल्यू पूरी रख देंगे, देखो वो तो थी 10 इनवर्स, फाई की वैल्यू थी 10 इनवर्स 4 अपॉन 3, इतनी वैल्यू आई थी फाई की, वैसे ये
तो अब हमें नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इतना भी आप इसको छोड़ सकते हैं। देखो जितना हमें पता है, जितना नॉलेज हमारे पास है, जितना हमने पढ़ा है आज तक 12 तक, तो उस हिसाब से ही हम अपने आंसर तुम्हें देनी चाहिए, ताकि जो टीचर है कॉपी चेक करे तो थोड़ा इंप्रेस भी होता है टीचर करके, हाँ ठीक है इन्हें जितना पढ़ा था उस हिसाब से आंसर दिया। तो आपके लिए था एग्जाम्पल नंबर 7.8। तो एग्जाम्पल नंबर 7.8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.9। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में, हमारा चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 7.9। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरीड। बोला इससे पिछला वाला जो एग्जाम्पल पढ़ा ना आपने, जो भी 7.8 था, जो भी आपको मैंने बताया, उसमें बोला अगर फ्रीक्वेंसी वेरी करे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स। उसने बताना है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस होगा उस फ्रीक्वेंसी को आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा, कैलकुलेट द इम्पीडेंस, द करंट एंड पावर डिसिपिएटेड एट रेजोनेंट कंडीशन। तो ये सारी चीजें आपको हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बताया था कि जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है तो एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस का फिनोमिना होता है। तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी हुई थी। इसकी जगह ओमेगा एल रखा था, इसकी जगह 1/ओमेगा सी रखा था, और ओमेगा की जगह हम उसके बाद हमने क्या करा था, इधर ओमेगा स्क्वायर हो गया, उस तरफ एलसी हो गया, फिर हमने ओमेगा हटाया था, 1/√LC कर दिया था इसे, है ना। और ओमेगा की जगह आप 2πf रख सकते हैं और ये 1/√LC हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2π√LC। इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, आपको याद रखना है। तो अब आप यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो भाई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है। 1/2π, पाई की जगह 3.14 रख दो, इंटू √LC। एल की वैल्यू आपको दे रखी होगी। देखो प्रीवियस एग्जांपल की बात करना, तो प्रीवियस एग्जांपल में आपके पास जो एल की वैल्यू थी ना, वो आपके पास कितनी थी एल की वैल्यू, अगर आपको याद होगा 25.48 इंटू 10⁻³ इंटू, यहीं पे इस रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस रूट के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है। सी की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 796 पिकोफैराड, मतलब 10⁻12 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सारी वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट सॉल्व करते जाओ तो आपके पास अप्रोक्स जो आंसर आएगा ना, देखो अगर आपका आंसर निकलते भी नहीं तो आप अप्रोक्स आंसर लगा के, थोड़ा बहुत आइडिया लगा के आप उसको लिख सकते हैं। 222.1 ऐसे करके ये आंसर आपके पास आ रहा है रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी आपके पास इस तरीके से निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये थी क्या, किसकी बात करी इसमें, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी निकालिए, फ्रीक्वेंसी मतलब रेडियन पर सेकंड नहीं, सॉरी हर्ट्ज। अगर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती तो हम यहाँ पे रेडियन पर सेकंड लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी तो आप यहाँ पे हर्ट्ज इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इसका यूनिट, ठीक है। तो ये निकाल दिया आपने फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब बात करते हैं आगे की। आगे उसने इंपीडेंस निकालने की भी बात करी है। तो इंपीडेंस तो देखो आपने जैसे 7.8 वाला एग्जांपल था ना, उसमें हमने इंपीडेंस भी निकाल के दिखाया मैंने कैसे करना था। तो इंपीडेंस निकल जाएगा। और भी जो इसने पूछा हुआ है कि करंट निकालना है, तो करंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप इंपीडेंस निकाल देंगे। देखो मैं आपको फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ कि बी वाले में इंपीडेंस आपको कैसे निकालना है। इंपीडेंस का फॉर्मूला रखना R² प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर, और प्रीवियस एग्जांपल देखना, उसमें सारी वैल्यू दे रखी है 7.8 में, सारी रख देना। तो जेड की वैल्यू तो आप कल भी कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी लास्ट वीडियो में भी जिसमें हमने 7.8 करा था। तो आप इस जेड की वैल्यू वहाँ पे 5 ओम इस तरीके से कैलकुलेट अपने आप कर पाएंगे। फिर उसके बाद करंट निकालनी है। तो आपके पास जो दो बच रहे हैं, करंट एंड पावर डिसिपेटेड, ये दो जो क्वेश्चन है आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। देखो कैलकुलेट द इंपीडेंस, इंपीडेंस तो मैं आपको बता चुका हूँ। करंट और पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंट कंडीशन, रेजोनेंस जो कंडीशन है उसमें आपको करंट और पावर निकालनी है। ये दो छोटे से क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े, बाकी मैंने आपको हमेशा सारे क्वेश्चन खुद से कराए, लेकिन आज आपके लिए छोटे से दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। एक पावर निकालनी है और एक करंट यहाँ पे से डिसिपेट जो हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आज हमने पढ़े 7.7, 7.8 और 7.9। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, और अगर पसंद आए तो शेयर भी करना। थैंक यू।